हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार के रिप्रोडक्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को यहां डील करेंगे। एक बात फिर से मैं यहां बता दूं कि ये 10 ईयर्स के इसमें सारे क्वेश्चंस पेपर इंक्लूडेड हैं, चाहे दिल्ली हो, फॉरेन हो, ऑल इंडिया हो या कंपार्टमेंट हो। कंपार्टमेंट के मैंने बहुत कम क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि एट दी मेजर टर्म वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दिल्ली और ऑल इंडिया और फॉरेन इनके क्वेश्चंस इधर उधर होते रहते हैं। तो अगर हम तीनों को ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। ये बहुत कम वेटेज वाला चैप्टर है, यानी इससे ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और या तो बहुत ज्यादा बोलेंगे तो 1 मार्क्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अगर 1 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को तैयार करना है तो बहुत बढ़िया है। 2 मार्क्स के बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं। 10 ईयर में भी आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन पेपर अपन उठा रहे हैं, तो मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस आए हैं, उससे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। चलो ठीक है, इस पे सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बात करेंगे पड़ेगी 1 बाय 1। ओके, तो आगे मूव ऑन करते हैं। देखो हमारा ये वाला है, ठीक है। अभी मैं ये आज के टॉपिक को सिगरेट नहीं किया हूं, मतलब बांटा नहीं हूं। आज अपन डायरेक्टली क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक यहाँ क्वेश्चन उठता है, कलर 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 येलो ले लेते हैं, येलो। चलो, अ बनाना इज अब प्रोड्यूस बाय फार्मर विदाउट सोइंग ऑफ सीड्स। सीड को बिना बोए ही फार्मर क्या कर सकता है, बनाना उगा सकता है। ओके, एक्सप्लेन हाउ द प्लांट इज प्रोपोगेटेड। यहां पास प्लांट किस तरीके से उगता है, प्रोपोगेटेड का मतलब तो उगता है। तो सिंपल सी बात है, इसका अगर आंसर भी देखोगे तो इसने क्वेश्चन में ही अपना आंसर दे दिया, प्रोपोगेटेड बोल दिया। तो प्रोपोगेटेड क्या है, बाय द मींस ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। कौन सा प्रोपोगेशन होता है प्लांट से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। भाई क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया इसने, तो हमें ही मालूम चल गया भैया कि ये बनाना क्रॉप प्रोड्यूस, बनाना फार्मर्स कैसे ग्रो कर पाते हैं, बाय द मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। थोड़ा सा मेरा आज 1-2 दिन के लिए ये राइटिंग को थोड़ा अंडर में स्ट्रेट कर देना, फिर अपन अच्छे से हैंड राइटिंग बनाना चालू कर देंगे। ओके, और एक्सप्लेन हाउ द प्लांट इज प्रोपोगेटेड। देखो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में करते क्या है, राइजोजोम ले लेते हैं, इनमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उस राइजोजोम को अपन ग्रो कर देते हैं फर्दर एज अ प्लांट की तरह। क्योंकि इनमें देखो बनाना के केस में होता क्या है, बनाना में कोई सीड होता ही नहीं है, सीड है ही नहीं भैया। तो सीड है ही नहीं तो हम प्लांट को कैसे ग्रो करेंगे, तो उसके एक छोटे से रिप्रोडक्टिव पार्ट को उठाते हैं, ठीक है। बॉडी के रिप्रोडक्टिव मतलब ऐसा प्लांट जो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स भी बोल सकते हो। तो उसका सोमैटिक सेल क्या है, राइजोजोम है इसको। चलो ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ओके चलो, तो इसका जो राइजोजोम है हम उसी को यूज करते हैं एज अ प्लांट प्रोडक्शन के लिए। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अब इसका आंसर भी अपन वैसे लिख के लाया हूं, तो आप चाहो तो उससे भी देख लेना। देखो, बनाना इज कल्टीवेटेड, यहां ध्यान से अपने को एक चीज जाना है, बनाना इज कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होता है। अब फॉर दिस पर्पस राइजोजोम, यहां जो राइबोसोम होता है बनाना के केस में, हम उसी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ सीड, सीड के अलावा, मतलब सीड्स के बिना हम क्या कर लेते हैं इसी को। क्योंकि अपने को बनाने के केस में याद रख लेना कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ग्रो कर जाते हैं, मतलब इनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्यूजन नहीं होता है, ना ही गैमेट तो बनते हैं पर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्लावरिंग नहीं होती है, तो सीड्स नहीं बनेंगे। जिसमें फ्लावरिंग नहीं उसमें सीड्स कहाँ भाई, ठीक है। इतनी तो बेसिक अपन ने पढ़ ही रखा है। तो ईच पीस ऑफ राइजोसोम जो यहाँ पास प्रोड्यूस होंगे वो एक न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, आसान सी बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना ये यहाँ काम चल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागेंगे, सब क्वेश्चन को इतने ज्यादा डिटेलिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेके आऊं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको अपन वीडियो के अंदर में करेंगे। अब देखो यहां पास एक क्वेश्चन उठता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल whereas multicellular organisms are not justify। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आसान है। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल क्यों होते हैं, इमोर्टल का मतलब क्या है भैया, इमोर्टल का मतलब है जो हमेशा जीवित रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, मतलब उनकी नेचुरल डेथ हो ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे हम एजिंग के कारण बुढ़ू के मर जाते हैं, पर वो ऐसे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कई ऐसे हैं जो नहीं मरते। क्यों नहीं मरते, अरे साफ सा आंसर है, क्योंकि उनकी बॉडी, होल बॉडी ही रिप्रोडक्टिव होती है भैया, समझ नहीं आया। देखो देखो होता क्या है उनमें, अपन इसमें पेज छोड़ेंगे नहीं समझाने के लिए, है ठीक है। इनमें होता क्या है कि जो उनकी बॉडी होती है, जैसे इनकी प्लांट है, ठीक है, प्लांट ले लिया, चलो इसको रब करते हैं। अभी सबसे पहले मान लेते हैं उनके पास, उनकी ये एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल हो गया, ठीक है, यूनिसेलुलर सेल हो गया या सिंगल सेल हो गया। अब इनकी जो पूरी बॉडी है ना, यही क्या है, रिप्रोडक्टिव है,
रिप्रोडक्टिव है, मतलब ये पूरी की पूरी सेल्स पे ही डिवीजन होगा और ये क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने पूरे बॉडी को स्प्लिट कर रहे, जैसे इनका मरने का वक्त आता है तो ये मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर भैया ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया तो ये मरेगा कैसे, ठीक है। अब ये इसके ये अपने आप को क्या करते, प्रिसीड कर ले रहे हैं, एक तरीके से बोलूंगा। पहले मैच्योर हुए, अब फिर से बच्चे बन गए, फिर ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो फिर से ये बच्चे बन जाएंगे, फिर से मैच्योर होंगे तो ये फिर से बच्चे बन जाएंगे। मतलब इनकी नेचुरल डेथ हो ही नहीं सकती, इसलिए अपन इनको बोलते हैं इमोर्टल हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी ही रिप्रोडक्टिव है। अब हम में क्या होता है, हम जैसे एक बंदे हैं मस्त खुशहाल हैं, ठीक है, हम में क्या होता है, हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट होता है, जैसे कि हमारा मेल गोनाड्स पार्ट होता है टेस्टिस मेल में और फीमेल में ओवरी होता है। तो हम में क्या है कि स्पेसिफिकेशंस है कि कुछ ही पार्ट रिप्रोडक्टिव है। हमारी पूरी बॉडी में एजिंग फैक्टर अफेक्ट करेगा, एजिंग फैक्टर इफेक्ट करेगा, पर यहां कोई एजिंग फैक्टर इनमें नहीं इफेक्ट करेगा। इनमें मैच्योरेशन होगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, बट हमें एजिंग होगा, सेंसेंस होगा, हम बूढ़े होंगे, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, हमारी पूरी बॉडी की स्प्लिटिंग नहीं होती है, सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होता, तो अल्टीमेटली हमारी डेथ होगी, पर ये खुद को डिवाइड कर लेंगे। तो यही आंसर यहां वैसे लिखा भी हूं, आप अच्छे से चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। अपन एक बार फिर से वैसे इसको एक ले देते हैं, आपके लिए तो आसान पड़ जाएगा। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, दे आर कंसिडर एज इमॉर्टल बिकॉज द पेरेंट बॉडी, जो इनमें पेरेंट बॉडी होती है, आर होल कंसिस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, उनकी पूरी बॉडी ही रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। आफ्टर रिप्रोडक्शन इट कंसिस्ट टू लीव एज अ डॉटर सेल्स, मतलब रिप्रोडक्शन पीरियड के बाद वो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाएंगे और उन्हीं में अपनी लाइफ जिएंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने को ऐसी कंडीशन नहीं देखने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के कारण हम गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो गैमेट्स फ्यूज करके मेल गैमेट में एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे बॉडी से डी अटैच्ड रहेगा। इनमें देखो इनकी जो ऑर्गेनिजम्स रहेगी उन्हीं बॉडी से ही, इनकी ही बॉडी से बन रहा है, ठीक है, इनकी ही बॉडी से बन रहा है। पर हम में क्या, हमारी ही बॉडी से बनता है? नहीं भाई, हमारे बॉडी की एक छोटे से गैमेट से बनता है, बस यही तो अंतर है। इनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट है, हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हमें एजिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है, सेंसेंस हो जाता है, ठीक है। तो एजिंग है, सेंसेंस है, तो इसके कारण अपन अल्टीमेटली डेथ, ठीक है। तो सिंपल आंसर क्या है, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी ही रिप्रोडक्टिव होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। एक नया क्वेश्चन आता है, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोडक्टिव थ्रू द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पास अपन कोई और एक कलर उठा लेते हैं, चलो ब्लैक। यहाँ पास अपने किसके लिए समझाना है अभी, एक तो कोनेडिया के लिए बताओ, कोनेडिया में क्या होता है, और एक जूस्पोर में। देखो कोनेडिया एंड जूस्पोर में क्या है, सबसे पहले कोनेडिया क्या होते हैं, मतलब कोनेडिया ये एक तरीके का स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर्यूलेशन प्रोसेस का ही दोनों है, जूस्पोर कोनेडिया दोनों उसी के अंडर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, जो कोनेडिया होंगे और जूस्पोर होंगे उनमें किस तरीके के एग्जांपल्स आते हैं। जैसे जूस्पोर्स ऐसे होंगे जिनमें मोटाइल होगा, मोटिलिटी होती है, जिनके गैमेट्स मोटाइल होंगे, ठीक है। कोनेडिया वैसे होंगे जिनके गैमेट्स नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। तो जैसे क्लामाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, तो इसके क्लामाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, थ्रिक्स। अच्छा, इसका आंसर नीचे अच्छा से लिखा है, यहां पर जगह नहीं है। और इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए पेनिसिलियम ले सकते हो, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका आप चाहो तो नीचे देख लेना। तो इसके लिए कोनेडिया के लिए क्या आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा, जूस्पोर के लिए क्लामाइडोमोनास आ जाएगा, सॉरी ऊपर में उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो कोनेडिया के लिए क्या आ जाएगा आपका, कोनेडिया के लिए आपको ध्यान रखना है पेनिसिलियम आ जाएगा, जूस्पोर के लिए आपका क्लामाइडोमोनास आ जाएगा। क्लामाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स आर मोटाइल, क्लामाइडोमोनास, और इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हो यूलोथ्रिक्स, इसको बाहर यहां लिख दूं क्या, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और जो कोनेडिया होता है पेनिसिलियम वो नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पास इसका एग्जांपल हो जाएगा। ऊपर वाले ये जो गलती हो गई, इसको ये उल्टा ऊपर है ना, ऊपर नीचे लिख लियो, इसको रब कर देते हैं, चलो ठीक है, जब से बढ़िया। मेंशन द सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन दीस टू रिप्रोडक्टिव यूनिट, इन दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के बीच में एक क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, और एक क्या बताना है, सिमिलरिटी बताना है, डिफरेंस बताना है। देखो सिमिलरिटी तो सिंपल सी यही आ जाएगी कि भैया ये दोनों ही क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कोनेडियन जूस्पोर्स शोज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। और डिफरेंस क्या आ जाएगा कि अभी तो बता दिया, जूस्पोर्स में मोटाइल गैमेट्स बनते हैं और कोनेडिया में आपके नॉन मोटाइल्स बनते हैं।
तो इसमें क्या बताएंगे, मोटाइल गैमेट, और इसमें क्या बनेंगे, नॉन मोटाइल। खत्म यार, बस इतना ही आंसर लिखा है, या यहाँ का आंसर भी यही है। देखो कोनेडिया एंड ज़ूस्पोर्स, डिफरेंस क्या है, देखो ज़ूस्पोर्स दैट है, देखो कोनेडिया क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, वाइल ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, ये हो जाएगा डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट खत्म। पहले पार्ट से जो मेनली टॉपिक्स थे उनमें से यही 3 क्वेश्चंस आए थे 2 मार्क्स से। मैं बोल रहा था ना बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से 2 मार्क्स से, मतलब हायर से 1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो अब 2 मार्क्स के सेकंड टॉपिक पे बढ़ते हैं इस वीडियो के। ओके, अभी उससे पहले एक चीज आपको और ध्यान रख लेना है कि अपने को ये देखो, यहाँ आपको कुछ ये वाली जो चीज़ें हैं ना इसको याद कर लेना, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यहीं जरूर उठाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स कैन बी अ फॉलोइंग मेन टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, इससे बहुत 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया। तो अगर आपको ये टॉपिक तैयार हो तो भैया यहाँ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो जैसे कि स्पोर्ट्स कैन बी अ मेनली ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जैसे सूडोस्पोरस किस पे फॉर्मेशन होता है, एमीबा में फॉर्मेशन होता है। टॉपिक याद रखो, सॉरी मेन आपको टॉपिक याद रखना है, उसके एग्जांपल्स याद रखना है, टॉपिक एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ स्पोर एक टाइप का और है, जू स्पोर, मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड, जो अपन ने अभी बात करके आया तो उसका क्या एग्जांपल है, क्लामाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। कोनेडिया अभी बात करके है, उसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलम। ये क्या होते हैं, बेसिकली नॉन मोटाइल होते हैं। अब अगला जो अपने पास है ये है स्पोरेंजियोस्पोरस। स्पोरेंजियोस्पोरस नॉन मोटाइल होते हैं, उसके बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। और इसके बाद है गैम्यूल्स इंटरनल बर्ड फॉर्मेशन करके होता है, और इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्पॉन्जेस के। तो आपको ये टोटल 5 जो है 1 2 3 4 5, हाँ सही बोला, 5 आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि इससे ही मेन क्वेश्चन आता है। इसी में से एक और टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 1 मार्क्स में अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने सोचा ये उठा लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि नेचुरल मोड्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे रूट्स में क्या है, डाली में हो सकता है, एस्परगस, इसके बाद डालबेरिया हो गया, गोवा हो गया, ट्रॉपिका हो गया, इसमें हो गया। इसके बाद स्टैम्स में कहाँ कहाँ, स्टैम्स में ट्यूबर होता है, बल्ब होता है, राइजोपस, कॉम, सकर, रनर, इसके बाद स्टोन्स, ऑफसेट। ये पूरे के पूरे के एक स्क्रीनशॉट ले लो यार अभी। ठीक है, क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट है, और ये वाली टॉपिक आप पक्का याद रख लेना अगर आपको 1 मार्क्स के अच्छे लेवल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जब तक आप लोग मस्त से स्क्रीनशॉट लो। कटोरी में पानी पीना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? इसका साफ सा कारण है, बॉटल नीचे वाले क्लास में रखा हुआ है, तो नीचे वाले रूम से अभी लाया नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो लाइफ में जितनी भी हार्डनेस आई, वो हार्डनेस आपको और मजबूत करने के लिए आती है। अब जब भी फेल होना ना, तो एक बात का ध्यान रखना, अरे मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे इससे और बड़ा अचीव करना है। मैं जब भी फेल होऊंगा, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ पाने वाला हूँ जो इस सक्सेस से तो कई बड़ा था। ठीक है, जब कोई आपको लड़की रिजेक्ट करे ना, तो समझ लो अरे ये लड़की क्या रिजेक्ट कर दी, अरे इससे बढ़िया मेरे को लड़की मिलेगी। ठीक है, तो लाइफ को पॉजिटिव वे में लेकर के चलो। हाँ, अगर कोई लड़की आपको सिर्फ देख के हंसे तो उसका मतलब सिर्फ हंसे ही। ठीक है, हंसे फंसे नहीं। ओके, चलो, ये सब बातें कहाँ से सीखती हो भैया? ये सब बातें एक्सपीरियंस है मेरे खुद के, रिजेक्शन फेस कर चुकी। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ें। तो ये टॉपिक्स को कर लेना यार, जितना ज़्यादा इस टॉपिक को बाय फोकस कर लोगे, आपके 1 मार्क्स पे बहुत भारी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ सैंपल्स आपको आखिरी वीडियो में दिखा भी दूंगा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। लीव्स के लिए भी कर लेना, और बलबाई के लिए भी कर लेना। ठीक है, तो इसका आप एक छोटा सा मैं छोटा कर दूँ क्या, तो आपको अच्छे से प्रॉपर लेते बन जाएगा स्क्रीनशॉट। ओके, ये ले लो, मस्त सा आ गया। चलो ओके, अब अपन अगले टॉपिक पे ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें से क्या क्वेश्चंस उठ रहा है, 2 मार्क्स का ही ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं इस टॉपिक में भी। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड फंगाई शिफ्ट फ्रॉम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल मोड? बताओ भैया क्यों? देखो, सिंपल सा जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था उसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए था कमियां क्या थी। तो सेक्सुअल मोड में सबसे बड़ी कमियां ये थी कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते थे। तो ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते थे। अब ये अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस प्रोड्यूस हो रहे हैं, या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनके लिए रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो इनके लिए
रिक्वायर्ड रिसोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। अगर रिक्वायर्ड रिसोर्स भी बहुत ज्यादा चाहिए भाई, तो एडवांस कंडीशंस में क्या वो ग्रो कर पाएंगे? नहीं भैया, एडवांस कंडीशंस में वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जो अगर हार्श कंडीशंस आ जाते हैं, हार्श कंडीशन, तो ये फर्दर ग्रो नहीं करने वाले प्रॉपर। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एडवांस कंडीशंस में एल्गी, ठीक है, क्या हुआ, एक कहानी है इसके पीछे जो अभी अपन कभी और आपको सुनाएंगे, तो एक शॉर्ट में सुनाता हूं। ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, फंजाई ने अपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शिफ्ट करना चालू कर दिया फ्रॉम ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यही आगे जाकर के हायर प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। तो अपने को ध्यान रखना है क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे, इनके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, और हार्श कंडीशंस में वो रिसोर्सेज की फुलफिलमेंट नहीं होने के कारण उनके बहुत सारे प्रोजेनिस मारे जा रहे थे। बट हम में क्या होता है, हम में बहुत ज्यादा एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है, एक तरीके से जेनेटिक म्यूटेशंस होती है, इन जेनेटिक इनहेरिटेंस म्यूटेशन और बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है एडवांस कंडीशन में हम खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। उन सारी खूबियों के कारण हम मतलब जो ये ऑर्गेनिजम्स है हम में आए, ये भी एक कारण है। तो अपन क्या क्या है इसको चीज को एक बार फटाक से आंसर के रूप में देख लेते हैं। सो ये देखो, ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई, एल्गी स्विच फ्रॉम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग एडवांस, अच्छा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग कौन सी कंडीशन में, एडवांस कंडीशन में शिफ्ट किए। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो सकती थी, जिसके कारण वो लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण, यहाँ लिखा है लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण उस कंडीशन पे सरवाइव नहीं कर पा रही थी, ये लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण उस कंडीशन पे सरवाइव नहीं कर पा रही थी, हेंस उन्होंने अपने रिप्रोडक्शन को चेंज करने का सोचा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स बेटर एडेप्टिव कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं हम, और चेंजिंग इन्वायरमेंट के कारण, जिसके कारण हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए स्पीसीज ने ऐसा किया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द जैवनिल फेज इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में ये जैवनिल फेज क्या है, जैवनिल क्या है, ठीक है, 2 मिनट, ओके। ऑर्गेनिजम्स में ये ढंग से मार्कर क्यों काम नहीं कर रहा है, हाँ जैवनिल फेज क्या है। देखो जैवनिल फेज एक तरीके का क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब अगर हमारे पास है एनिमल्स के केस में आप सिंपल से समझ लो, एनिमल के केस में जैवनिल फेज होता है, और प्लांट के केस में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव फेज होता है। तो जैवनिल फेज क्या है, एक टाइप का सेक्सुअल मैच्योरिटी पीरियड को अपन क्या बोल सकते हैं, जैवनिल फेज बोल सकते हैं। खत्म, यही चीज लिखा भी होगा वैसे, देखो हाँ ये लिखा भी है। चलो एक बार फटाक से कर लेते हैं इस चीज को। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गेनिजम्स ग्रोज टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जैवनिल फेज, उसी को अपन जैवनिल फेज बोलते हैं, और प्लांट्स के केस में इसी को अपन वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। तो याद रखना, 1 मार्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट आता है, इसी को और में भी आया, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको अंडरलाइन कर लेना। 1 मार्क्स में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए ठीक ठाक है क्वेश्चन, ठीक है, ओके। वाई डू मॉस प्लांट प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं मॉसेस, प्रोवाइड 1 रीजन, अच्छा एक रीजन बताओ। व्हाट आर दीज गैमेट कॉल्ड, और उनके गैमेट्स को हम क्या कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम गैमेट को क्या कहते हैं, उनके गैमेट्स को हम एंथ्राजॉइड्स कहते हैं। गैमेट्स को क्या कहते हैं भाई काका, गैमेट्स को क्या कहते हैं गोगी पुत्र, गैमेट्स को भैया हम कहते हैं, भैया मत बोल, आज तो भैया मत बोल, भैया मत बोल, चलो गैमेट्स को क्या बोलते हैं गोगी, एंथ्राजॉइड बोलते हैं, एंथ्राजॉइड बोलते हैं। और मॉसेस से इतने लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं, जाहिर सी बात है भैया, क्योंकि वो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही शो कर रहे हैं, बट क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन वाटर में हो रहा है, तो चांसेस रिप्रोड्यूस होने के गैमेट के बहुत कम हैं। तो उन गैमेट्स मतलब उन चांसेस को पूरी तरीके से मतलब उस तरीके से क्या बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं कि उन चांसेस को बढ़ाने के लिए मॉसेस में लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर एंथ्राजॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यही आंसर है। अब जैसे नीचे अपन भाग के इसके आंसर को भी आपको पढ़ा देती हैं। चलो 23, द एंथ्राजॉइड्स,
हाँ ओके, 2 मिनट या और, हाँ ओके, ये ऊपर वाला टीसी हट्टी, ओके चलो ठीक है। ठीक है, कई बार दिक्कत हो जाता है यार। हाँ, तो यहाँ पर देखो एंथ्राजॉइड्स और अमेल गैमेट जो मॉसेस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वेरी लार्ज इन नंबर प्रोड्यूस होते हैं, हैंस ये मोटाइल तो होते हैं बट डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे फॉर देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या ट्रांसफर के लिए। सो टुवर्ड्स अ मेल गैमेट तक, जो कि मेल गैमेट, देखो मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और यहाँ सॉरी फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट को फ्लो करने के लिए या फिर उसको जाने के लिए वाटर की मीडियम की जरूरत पड़ती है। कहाँ तक जाएगा भैया? फीमेल के पास जाएगा। एक लड़का कहाँ जाता है? लड़की के पास जाता है। तो वही एक गैमेट, लड़का गैमेट कहाँ तक जाएगा? लड़की गैमेट तक जाएगा, जो कि नॉन मोटाइल है, उसके इंतजार में बैठी है। सो ड्यूरिंग अ गैमेट ट्रांसफर लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और क्योंकि उसमें से ज़्यादातर लॉस्ट हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है या रिलीज होते हैं वाटर में, ताकि रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। फर्दर फीमेल गैमेट एज अ नॉन मोटाइल होती है तो मेल तक नहीं पहुंच सकती, बट मेल मोटाइल है तो पहुंच सकता है, बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि प्लांट उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब एक तरीके से मॉसेस के प्लांट्स तो हैं बट मीडियम तो भैया बाढ़ ही सब बहा के ले गई गैमेट्स को, सब निपट गया भाई। ठीक है, तो अरमान बिखर जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, 24 क्वेश्चंस में यहाँ क्वेश्चन क्या बोलते हैं? कोकोनट पाम इज मोनोसियस वाइल डेट पाम इज डायोसियस, व्हाट आर दी कोल्ड? देखो आसान सा आंसर है इसका, आप तो इसको पढ़े भी होगे। ठीक है, बहुत पहले से ही अपन इसको पढ़ डाले, क्लास 8-9 में भी था ये टॉपिक। ठीक है, तो कोकोनट मोनोसियस होता है। अब ये सबसे पहले ये आप ये समझ लो मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस और डायोसियस में अंतर क्या है? मोनोसियस मतलब होता है, सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही प्लांट में होगा। ठीक है, मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होगा, वो मोनोसियस होगा। ठीक है, या तो एक ही फ्लावर पे मेल एंड फीमेल हो। ठीक है, मतलब फ्लावर तो एक है, एक ही फ्लावर पे क्या हो? मेल भी हो प्लस फीमेल भी हो। ठीक है, ऐसा बना देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, फीमेल भी हो, और अगर उसे मोनोसियस बोलेंगे, या फिर एक ही प्लांट है। ठीक है, एक ही प्लांट है इस तरीके का और उसमें मेल एंड फीमेल है तो भी हम उसे मोनोसियस बोलेंगे। डायोसियस का मतलब होता है, डायोसियस का मतलब होता है अलग अलग, डायोसियस मतलब होता है अलग अलग। तो डायोसियस में क्या होगा? मेल का एक प्लांट होगा, मेल का प्लांट अलग होगा, फीमेल का प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसमें मेल एंड फीमेल का प्रॉपर डिस्टिंग्विश होता है डायोसियस में, बट मोनोसियस में नहीं होता। तो कोकोनट बोल रहा है आपका मोनोसियस है। उसी तरीके से कुकर बीटा भी एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप चाहो तो याद रख लो। कुकर बीटा भी इसका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, और भी मोनोसियस होता है। वाइल्ड डेट पाम आपका डायोसियस होता है, पपाया आपका डायोसियस होता है। ठीक है, इसके बाद मोनोसियस में आपका पी प्लांट याद रख सकते हो। ठीक है, पी प्लांट का तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है। ठीक है, कौन सा? जेनेटिक इनहेरिटेंस वाला है। ठीक है, मेंडल जेनेटिक इनहेरिटेंस वाला चैप्टर में मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया था? क्योंकि वो मोनोसियस होता है। एक उसमें से भी ये पॉइंट था, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हैं उसको अटेंड करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखोगे, चाहो तो देख लो यहाँ पर आंसर 24 का आंसर यहीं कहीं लिखा होगा। 21 यही है, देखो पपाया एंड डेट पाम आर प्लांट सेड टू बी अ डायोसियस होते हैं बिकॉज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स, वेयर एज कुकर बीटा एंड कोकोनट, सीसी से याद रख सकते हो, मैं ऐसे याद किया हूँ अपने लिए। कुकर बीटा इन कोकोनट आर मोनोसियस होते हैं। क्यों मोनोसियस? क्योंकि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट्स में इसमें होते हैं, इसमें डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं। डायोसियस मतलब डाई यानी दो प्लांट इन्वॉल्व होंगे, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा। तो दोनों का आंसर आसान सही है भैया, आसान तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, उस चीज को समझना। हाँ, द सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट द सेम। सेल डिवीजन जो इन्वॉल्व है गैमेट फॉर्मेशन में वो सेम टाइप के नहीं होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। आसान सा है भैया, इससे आसान कॉमन सेंस वाला आंसर क्या होगा? देखो कॉमन सेंस से अगर इसका जवाब दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, और एकदम तड़क भड़क याद करूँ वाला दिमाग लगाओगे तो भी आंसर है।
ठीक है, साइड से बात है क्या है 25 का आंसर। देखो 25 का साइड से आंसर ये है कि दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, एक तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो होते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये क्या होंगी, एच से डोनेट कर रहा हूँ, हैप्लॉइड प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये हैप्लॉइड ही गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई साहब, तो एक चीज बताओ, अगर दे कैन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, तो ये हैप्लॉइड गैमेट हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड गैमेट ही बनाने के प्रोसेस को कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। अगर मैं इसमें मियोसिस करा दूं तो ये तो और आधा हो जाएगा, तो इसमें माइटोसिस होता है। तो सिंपल सा आंसर है व्हाई सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट द सेम टाइप के क्यों नहीं होते, क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी में अपन मियोसिस नहीं करा सकते, क्योंकि वो और ज्यादा गैमेट के क्रोमोसोम्स को हाफ कर देगा, वो पहले से ही हैप्लॉइड है। मिनिमम कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है, एक हैप्लॉइड गैमेट होनी चाहिए, तो हैप्लॉइड गैमेट के केस में अपन और नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसमें माइटोसिस कर देते हैं, माइटोसिस। और इसमें जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे वो, क्योंकि डिप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, अगर डिप्लॉइड गैमेट हैं तो इनमें हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने के लिए अपने को मियोसिस करना पड़ेगा, MEIOSIS, मियोसिस करना पड़ेगा। इसमें माइटोसिस, इसमें मियोसिस, खत्म यार, यही तो आंसर है। अब इसी को 26 को यहीं कहीं लिखा भी होगा, 25, हाँ ये 25 का आंसर है। चलो ठीक है, यहाँ देखो, the gamete involved in sexual reproductions are usually haploid, thus diploid organisms, जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें जो डिवीजन्स होता है, इन्वॉल्व होता है वो गैमेट फॉर्मेशन का, वो मियोसिस का है भाई। डिप्लॉइड में मियोसिस ही होगा, क्योंकि अपने को हैप्लॉइड से गैमेट बनाना है। पर अगर हैप्लॉइड बॉडी ही है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही है, तो गैमेट हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे कर सकता है, माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू कर सकता है। खत्म से यार। तो माइटोसिस मियोसिस का एक बेसिक था जो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा था। ओके, आसान है। नेक्स्ट एक यहाँ क्वेश्चन उठता है, लिस्ट दी 3 फ्लावरिंग प्लांट इन गिवन बिलो। अच्छा, 3 प्रकार के प्लांट दिए गए हैं यहाँ पास, कौन कौन से दिए गए हैं आपको, एक तो डेट पाम, दूसरा कुकर बीटा, तीसरा है पी। ओके, अब मैंने बताना है विच वन ऑफ देम आर मोनोसियस। अच्छा, इसमें से कौन सा मोनोसियस है, अभी तो करके है यार। हाँ, चलो जल्दी जल्दी बताओगे, नीचे नहीं देखेंगे इस बार। ओके, रेड ले लूँ, रेड का केक लेके। ओके, मोनोसियस कौन कौन सा है, इसको 1 मार्क दे देता हूँ, इसे 2, इसे 3। ओके, बताओगे मोनोसियस जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही प्लांट पे हो, क्या वो डेट पाम है, नहीं, वो तो हाँ मोनोसियस नहीं, डायोसिस है। हो गया, चलो सोचे यार कुछ। देखो आपका सी बोला था, CCR कोकोनट एंड कुकर बीटा, आर मोनोसियस, तो आपका यहाँ 2 और 3, और पी भी तो मोनोसियस ही होता है। बियरिंग पिस्टलेट फ्लावर, इनमें से कौन सा पिस्टलेट फ्लावर करेंगे, अरे भैया पिस्टल यानी क्या होता है, जिसमें स्टैमन स्टाइल ओवरी यानी फीमेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो सब में होगा यार, दिक्कत की बात बोल रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो सब प्लांट्स में ही होगा, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। तो डेट पाम हो जाए, कुकर बेटा हो जाए, पी हो, तीनों में ही होगा, तो इसका 1 2 3 तीनों आ जाएगा। खत्म, आंसर हो गया। आप आगे बढ़ते हैं। 26 कुछ आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ एक दिया गया है, अ लिस्ट ऑफ 3 फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बिलो। अच्छा, वही क्वेश्चन है, डेट पाम, कुकर बीटा, पी। चलो बताओ, अभी करके आए हैं, जल्दी अभी तो करके आए हैं। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे मोनोसियस में, 1 2 3, कौन कौन है, 2 और 3 भैया, 2 और 3। बियरिंग पिस्टल्स किसमें, 1 2 3, तीनों में ही पिस्टल्स होंगे, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बिना प्लांट कैसे हो रह सकता है। ओके, खत्म बात। ओके, यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है, इसमें अपन ने रेड नहीं यूज़ किया, अब रेड भी यूज़ करेंगे। ओके, कुकर बीटा एंड पी प्लांट्स आर मोनोसियस बियरिंग बोथ स्टैमिनेट एंड पिस्टलेट फ्लावर। स्टैमन क्या होता है, स्टैमन इज बेसिकली अ मेल, इसको कुछ और कलर कर दे यार, ब्लू कर देते हैं। चलो, स्टैमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टल क्या होता है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? पिस्टल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमन है। तो कुकुरबिटा एंड पी प्लांट आर मोनेसियस, मोनेसियस होते हैं, बेयरिंग बोथ स्टैमन एंड पिस्टल। अरे आसान बात है, पहले से ही क्वेश्चन में आंसर दे दिया। मोनेसियस है तो स्टैमन एंड पिस्टल तो कंटेन करेंगे ही ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट में ही। ओके ठीक है। अच्छा ये सॉरी ये किसी का आंसर दिया है शायद तक, ये 26 इज योर आंसर। अच्छा इसका आंसर है यार, चलो ठीक है, मेरे को लगा क्वेश्चन ही है। वही जो अपन समझाए वही है। डेट पाम कुकुरबिटा एंड पीज ऑल आर 3 कंटेन्स पिस्टल फ्लावर, पिस्टलेट फ्लावर होंगे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे उठाता है एक सवाल। चलो, नेम एनी 2 ऑर्गेनिजम्स एंड द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड वेयर द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब जिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बताओ जिनमें आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स कैसे बन रहे हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। न्यू ऑर्गेनिजम्स कैसे बन रहे हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। न्यू ऑर्गेनिजम्स कैसे बन रहे हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स आपके, एक हनी बी है, दूसरा लिजार्ड है, उसमें पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता था ना भाई। हाँ तो कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो हनी बी और दूसरा क्या आ जाएगा? लिजार्ड। ओके तो आप और इनमें प्रोसेस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस भाई साहब जिसमें डेवलपमेंट हो जाएगी ऑर्गेनिजम्स की विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पास लिखा भी हुआ है, ठीक है, आसान भाषा में समझ लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस से हेल्प्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बिना ही। जैसे लिजार्ड हो गया, हनी बी हो गया, और इसका और डिटेल में जाओगे तो जैसे हनी बी के केस में क्या होता है? हनी बी के, अब इसको सिंपल केस में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पास होता क्या है कि जो आपके पास फीमेल होती है, इसको थोड़ा सा जगह लगेगा मेरे को, यहाँ पास समझाते हैं, ठीक है। जो आपके पास फीमेल होती हैं, तो फीमेल्स में क्या होता है? ये हो जाएगी आपकी फीमेल में 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, मेल्स में यही चीज कितनी होती है? मेल्स में इसी का नंबर घट के 16 हो जाता है, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये एक डेप्लॉइड कंडीशन क्रिएट कर रहा है, ये एक हैप्लॉइड कंडीशन को शो कर रहा है। आसान भाषा में दिख रहा है, डेप्लॉइड कंडीशन दिख रही है, यहाँ हैप्लॉइड कंडीशन दिख रही है। तो जो डिप्लॉइड कंडीशन का केस है भाई, वहां पास फीमेल तब बनेंगी जब डिप्लॉइड सेल क्रिएट होगा। डिप्लॉइड सेल कब क्रिएट होगा? जब मेल और प्लस फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगी, तब 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे। अच्छा जी, और अगर फीमेल में क्या हो जा रहा है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब मेल का गैमेट आया पर फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाया, या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए मेल का गैमेट आया ही नहीं, तो उस समय में इसमें तो जो फीमेल है उसमें मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस के कारण 32 क्रोमोसोम है तो उससे 16 क्रोमोसोम निकल आएंगे। अभी जो अपन ने ऊपर केस देखा था गैमेट बनाने का, तो इसमें जो गैमेट बना है उसमें 16 क्रोमोसोम है। तो अगर यहाँ 16 क्रोमोसोम है भाई, तो ये 16 क्रोमोसोम ही आगे डेवलप कर जाएंगे, यानी अनफर्टाइल गैमेट्स ही डेवलप करके यहाँ क्या बना देगा? इसे मेल बना देगा भाई। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बनेगी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब मेल बनेगा। इसी प्रोसेस को अपन पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। यानी यहाँ क्या हुआ? पार्थेनोजेनेसिस, सेकेंड प्रोसेस में पार्थेनोजेनेसिस हुआ, पहले में नहीं। पार्थेनोजेनेसिस मतलब एक पार्ट ही इन्वॉल्व हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन प्रोसीजर में, उसे पार्थेनोजेनेसिस बोल रहे हैं। ओके जी, पार्थेनोजेनेसिस। चलो ठीक है, तो यही चीज यहाँ पास लिखी है, आप इसे पढ़ लेना। मेल को डोनर बोला जाता है, ठीक है, मेल को अपन डोनर बोलते हैं, फीमेल को क्यून या वर्कर बोलते हैं। और वर्कर के पास 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, यहाँ पार्थेनोजेनेसिस पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसके कारण क्या होती है? फीमेल बनती हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। वाइल फीमेल्स ऑफ बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनफर्टाइल्ड हैप्लॉइड एग डेवलप्स इनटू डोनर, मतलब जो अनफर्टाइल एग्स होते हैं वो डोनर्स में डेवलप हो जाते हैं, यानी मेल्स में। वही चीज़ मैंने समझाया, मेल एंड फीमेल मिले,
फीमेल ही बनी, फीमेल में अगर मेल नहीं मिल पाया तो सिर्फ और सिर्फ मेल ही बना, फीमेल के साथ मेल नहीं तो मेल बना, मेल फीमेल दोनों है तो फीमेल बनी। वाह क्या क्या जोक है, ठीक है, लाइफ जोक बन गई है यहाँ। ये कुदरत का करिश्मा है, इसे बोलते हैं। ओके, लाइफ जब भी सताए एक बार खाली बैठ के घूम के आए, ठीक है। मतलब जब भी बोर लगे ना, कि आपको लगे बहुत हार्ड कंडीशन है यार, अब नहीं हो पा रहा है, अब तो नहीं हो पाएगा, अब लग रहा है बोर्ड अच्छे से नहीं जाएगा, तो उस समय करना क्या है, सब कॉपी किताब बंद करो, चुपचाप खुले में निकल लो। नेचर के पास बहुत अच्छी हीलिंग पावर होती है, वो आपको इतनी जल्दी हील कर देगा कि भैया झंडू बाम जो आयोडेक्स ये सब लगाते हो ना, वो कोई काम का नहीं है, सब ऐसी है भाई, ठीक है। आप उसको बोलोगे तो उससे ज़्यादा तो ये नेचुरल झंडू बाम काम कर रहा है, ठीक है। चलो झंडू बाम, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट 28 का क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनुअल एंड बाइनियल प्लांट, प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ ईच। इन दोनों का एक एक एग्जांपल देखें। देखो एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो साल भर में एक बार मतलब क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। बाइनियल साल भर मतलब नहीं, 2 साल में एक बार करते हैं। बाइनियल मतलब 2 साल हो रहा है ना, 2 साल में एक बार करते हैं। एक एक एग्जांपल दो। देखो मेजर जो ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है, हायर प्लांट्स हो जाएंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे, किसके, बाइनियल के। और एनुअल के अंदर आपके राई ले लो, इसके अलावा ऐसे प्लांट्स जो हर साल उगे, मेरी गोल्ड ले लो, रोज ले लो, ये सारे प्लांट्स इसके अंदर आ जाएंगे। इसका जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं फटाफट, अपने को बात ज़्यादा समय नहीं है। ओके जी, चलो यहाँ देखो, एनुअल प्लांट्स के अंदर दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं। इनमें वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव फेज एक ही साल में कंप्लीट हो जाता है। इनमें जो वेजिटेटिव फेज होता है वो सबसे पहले साल में कंप्लीट होता है, और सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग होती है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज सेकेंड साल में आता है। तो पहले साल में वेजिटेटिव, दूसरे साल में रिप्रोडक्टिव, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एक साथ हो गया। सिंस ये प्लांट्स से लेस टाइम लगता है तो इनमें मेंटेनेंस भी करना बहुत कम पड़ता है, एक ही साल में काम निपटाम। अब ये इसको ज़्यादा समय लग रहा है, मोर टाइम लग रहा है, तो इसमें मेंटेनेंस भी हाई रिक्वायर्ड है। और कुछ डिफरेंस है, अच्छा ये एग्जांपल याद रख लो। एनुअल प्लांट्स के क्या एग्जांपल आ जाएगा, कैरल हो जाएगा, राई वही, लेगुमिनस प्लांट हो गया, मेरीगोल्ड हो गया, गरगेबा हो गया, गरबेरा बोलते हैं इसे, गरबेरा साउथ प्लांट है। चलो इसके बाद बाइनियल प्लांट्स में क्या आ जाएंगे, ट्रीज हो जाएंगे, हायर ट्रीज ज़्यादातर इसी में आ जाती हैं बाइनियल प्लांट में, ठीक है। साल भर में 2 प्लांट, अबे यार हाँ ओके, हाँ बाइनियल प्लांट्स में ट्रीज ले लो, ठीक है, सर्ब्स ले लो, और सम ग्रासेस और पॉपीज ये सब ले सकते हो, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें फॉक्स ग्लोव याद रखना इंपॉर्टेंट है, अच्छा नाम लग रहा है। आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का, फिर अपने का आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो इससे टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेंगे। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है 29। द 3 स्टेट्स थ्रू विच एनुअल एंड बाइनियल एंजियोस्पर्म पासेस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस जिससे प्लांट गो थ्रू करता है। तो सबसे पहले है वेजिटेटिव फेज, जेनिवल फेज, जिसे रिप्रोडक्टिव एंड सनसेट। अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आंसर पढ़ दिया क्या? 29 का क्वेश्चन नहीं ऐड किया गया भाई? अच्छा ऐड है, ये रहा। लिस्ट दी 3 स्टेटेस ऑफ एनुअल एंड बाइनियल एंजियोस्पर्म्स टू पास थ्रू देयर लाइफ साइकिल। वही है, एक तो वेजिटेटिव फेज आ जाएगा जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, एक तो रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा जिसमें वो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोडक्शन शो करने की कोशिश करेंगे, और एक आ जाएगा उनका सेंसेंट फेज, यानी जो उनमें ग्रोथ हुई है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो निपट जाएगी, यानी नपुंसक लिंग, मतलब उनमें जो कैपेसिटी है मर्द वाली वो खत्म, और लड़कियों वाली खत्म। चलो ठीक है, तो यहाँ पास कहीं है, ये तो आंसर लिखा था। हाँ तो वेजिटेटिव, जेवनिल एंड रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट आ जाएगा, ये 3 फेजेस आ जाएंगे। और आखिरी एक और क्वेश्चन इसी में पार्ट 2, लिस्ट एंड डिस्क्राइब 2 वेजिटेटिव प्रोप्यूगल्स इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो 2 वेजिटेटिव प्रोप्यूगल्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करो। मम्मी पाकिस्तान में जाके बात के लिए यार, थोड़ा एक बचा है। लिस्ट एंड डिस्क्राइब इन, चलो ठीक है, घर है ना, होता है ऐसा, क्या करेगा भाई, ऐसा टेंशन है। चलो ठीक है, घर पे रहते हैं ना तो अपना घर पे ही, नीचे वाले रूम पे रहते हो तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ ऊपर में कंप्यूटर रखा है ना, स्टूडियो में सोच रहा हूँ रख लेता हूँ, रख लूँगा वहीं तो टेंशन खत्म, अपना पढ़ाते रहो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है।
चलो, लिस्ट एंड डिस्क्राइब 2 वेजिटेटिव प्रोपेगल्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 वेजिटेटिव प्रोपेगल्स के नाम बताना है। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़े थे ना वही है, जैसे रूट प्रोपेगल्स हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगल्स के अंदर रूट प्रोपेगल्स, लीफ प्रोपेगल्स, इसके बाद स्टेम प्रोपेगल्स, ये सब जो पढ़े थे ना अपन ने वही वाला है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, जो अपन ने पहले करा दिया था, तो आप इसको एक बार देख लेना। बाकी आज का टॉपिक यहीं पास समाप्त है। अब अपने को एट द एंड, वीडियो के एकदम एंड पे आ चुके हैं, तो एक बार यार म्यूजिक होना चाहिए। हाँ भाई, म्यूजिक चला दो प्लीज, म्यूजिक चला दो, म्यूजिक चला दो प्लीज। ओके, तो चलो म्यूजिक डाउन किया जाए बेटा लोग, और आज की क्लास के लिए बस इतना ही रख देते हैं। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज अपन ने कुछ मेजर टॉपिक्स को जो इससे रिलेटेड थे उसको कवर कर लिया है। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपके लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था, जिसे मैं एकदम एंड पे रख दिया हूँ, तो आप उसको चाह के चेक कर लेना। ठीक है, वो क्या है, थोड़ा मेहनत करके मैंने उसको बनाया था यार, सोचा उसको कराऊंगा, पर आप इतने सारे टॉपिक्स कराने के बाद आप उसके आंसर खुद ही कर सकते हो ज़्यादातर के। ठीक है, तो वो क्या है, ये वाले टॉपिक्स हैं, आप कुछ ये देख लेना। ये 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चंस हैं आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसका पीडीएफ का लिंक, ठीक है, पीडीएफ लिंक इन, ठीक है, कहाँ है, डिस्क्रिप्शन। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उसे डाउनलोड कर लो, वहाँ पर से आप इस पूरे पीडीएफ का एक्सेस पा जाओगे, उसको देख लेना अपने हिसाब से, जैसा आपको क्वेश्चंस आंसर, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया हूँ, तो आप आंसर भी यहाँ से चेक करके अपना प्रैक्टिस कर लेना 1 मार्क्स। क्योंकि देखो ना, इसे 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं भाई, देखो 10, 11, 12, 15 क्वेश्चंस पहले टॉपिक से आए, तो 2 मार्क्स में से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर दूसरे टॉपिक से देखो भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं भाई, कितने 21 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार चेक कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। हाँ यार, एक बात ध्यान रखना, क्या कि हिम्मत मत हारना, और अगर हिम्मत हारने का मन करे ना, तो एक बार अपने आप को देख लेना कि आपको पाना क्या है लाइफ में। और जब आपको ये मालूम होगा कि मुझे पाना क्या है लाइफ में, तो वो चीज़ें आपको कभी हिम्मत हारने देंगी ही नहीं। तो अपने आप को देखो, हर दिन अपने को चेहरे को देखना है, हाँ ये तू आज भी यही है। हर दिन अपने से क्वेश्चन पूछो, आज भी तू यही है, आज भी तू यही है, क्या नया सीखा। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में अगर हर दिन कुछ नया नहीं सीखे ना, तो मतलब आपने रिप्रोडक्टिव नहीं किया। ठीक है, दुख आपके लाइफ के साथ बढ़ता चला जाता है, बट सीख भी उसी के साथ बढ़ती चली जाती है। नहीं सीख रहे तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो लाइफ को ऐसे जीना है अपने को कि कुछ हर दिन सीखें। लर्निंग अल्टीमेटली कभी ख़त्म नहीं होती है, और हमारा ज्ञान इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान में कुछ डेसिमल में भी नहीं होगा। तो अपने को जितना ज्ञान हो सके उतना अर्जित करते चले जाना है। ठीक है, सो शेर शायरी करोगे क्या, नहीं करते। ठीक, चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अच्छा से अच्छे शेर आपको सुनाऊंगा करके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक को कर रहे होंगे। इसी में से एक इंपॉर्टेंट और चैप्टर, जिससे आने के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, मेंडल वाला चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।